प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं सबसे बुजुर्ग श्रोता हल्नी नांदेड़ के मास्टर S.K. पाटिल शिवा, और इनसे बातचीत कर रही है शुभ्रा ठाकुर। रेडियो अर्पा 90.8 FM पर मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ लेकर एक बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम आप सभी को पता ही है, जिसका होता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसमें शामिल होने के लिए हर श्रोता का दिल रहता है बेकरार। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है रेडियो अर्पा का खास प्रोग्राम सप्ताह के श्रोता, और आज सप्ताह के श्रोता में हमारे साथ हैं हल्नी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से मास्टर S.K. पाटिल शिवाजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अपने बारे में आप बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या करते हैं आप? मैं तो अध्यापक था, मैंने तो ग्रेजुएशन तक शिक्षा की थी। 1972 में मैं अध्यापक के तौर पे सरकारी स्कूल में हाजिर हो गया। फिर वहाँ से 2003 तक मैं अध्यापक रहा। फिर 2003 से लेके 2009 तक 6 साल मैं प्रधान अध्यापक के रूप में काम करता रहा। और मेरा सबसे खास सब्जेक्ट रहा मेरा मैथमेटिक्स, गणित। यानी मेरे जो गणित के छात्र है ना, मैं जिन छात्रों को मैं गणित पढ़ाता था उसमें मेरे छात्र अव्वल आते थे। यानी 100 में से 100 अंक लेने वाले ढेर सारे छात्र मेरे स्कूल में मौजूद रहते थे। वाह वाह। और दूसरी बात, मेरे जो छात्र है ना, हर किसी भी कंपटीशन में नंबर 1 पे आने की हमेशा सोचते रहते थे और आते भी थे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मेरे 450 से भी ज्यादा छात्र इंजीनियर बन चुके हैं मेरे गणित की वजह से। 100 से भी ज्यादा MBBS छात्र बन चुके हैं। 12 छात्र, 1 डजन छात्र MSc MD है। महाराष्ट्र के प्रशासन सेवा में तकरीबन 11 छात्र मेरे अभी भी सेवा दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ, इसमें एक और मजे की बात बताता हूँ आपको। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैंने जिसको पढ़ाया, जो मेरा छात्र है, उसके दोनों बेटे भी मेरे छात्र और उसकी बहू भी मेरी छात्रा है। अच्छा। और ऐसे एक नहीं 2 परिवार है, और मेरे लिए वो 2 परिवार जो है ना, मेरे लिए बिल्कुल बेटे जैसे हैं, और वो भी मुझे अपने पिता की तरह आज तक मानते हैं। एक का नाम है धोनीराम शेळके, दूसरे का नाम है नागोराज चौहान। नागोराज चौहान मेरा विद्यार्थी, उसके दोनों बेटे मेरे स्टूडेंट, एक डॉक्टर बना और एक इंजीनियर बना। और डॉक्टर की जो मिसेस है, जो बहुरानी नागोराव की, वो भी मेरी छात्रा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि मुझे भी मैथमेटिक्स आपसे पढ़ लेना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, हमें आपको और एक मजे की बात बताता हूँ आपको। मैंने फिलहाल पिछले 1 महीने से जी मास्टर S.K. क्लासेस, YouTube पे मास्टर S.K. क्लासेस मैंने शुरू किया है। और हमारा एक अभ्यास विद्यार्थी विकास, इस आयोजन के तहत हमारा कर रहा है। और मैं 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के महाराष्ट्री छात्रों को YouTube के माध्यम से गणित पढ़ा रहा हूँ आज भी। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार में हम 4 भाई हैं। 4 भाई के सब बच्चे हैं, सब है। हमारी महारानी है जिसको नहीं, मैं महारानी बोलता हूँ। हमारी महारानी है, उनका नाम है लक्ष्मीबाई पाटलीन बोलते हैं, लेकिन हम बड़े प्यार से उनको मनुआ बोल के पुकारते हैं। वाह वाह वाह, महारानी लक्ष्मीबाई साक्षात आपके घर में है, बताइए। बिल्कुल यार, क्या बताऊं दीदी, उनकी वजह से तो हमारे 4 भाइयों का परिवार, माता पिता के बाद पिताजी का इंतकाल होते 31 साल हो गए जी। उनकी वजह से, महारानी की वजह से ही हमारा पूरा परिवार आज तक एक साथ है। और मेरे परिवार में 19 सदस्य आज भी मौजूद है, एक साथ रहते हैं, छत के नीचे रहते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और
अर्पा वेब रेडियो। फिर रेडियो अर्पा 90.8 FM पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं हलिनी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से मास्टर SK पाटिल शिवाजी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो शिवा तखल्लुस आपने अपने नाम के साथ लगाया है, क्या कोई विशेष प्रयोजन है इसका? प्रयोजन है वो मैं बताता हूँ। वो क्या है, मेरा नाम है शिवाजी जी। हाँ जी। बड़ों को जो भी बड़ा, इनकी जो भी उम्र में बड़ा होता है, जो महान होता है, उसको जी लगा देते हैं जी। मेरे पिताजी ने मेरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवाजी रखा बचपन में। मुझे लग ही रहा था। और मुझसे जो बड़े लोग हैं, जो मेरे नाना है, मेरे चाचा है, मेरे रिश्ते में जो कोई बड़े होते थे ना, वो मुझे शिवाजी शिवाजी पुकारते थे। लेकिन मैं छोटा और वो मुझे शिवाजी बोलते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जी बड़ों को लगा के बोला जाता है, हमारे महाराष्ट्रियन प्रथा है जी। हाँ, जिसको भी बोलना है बड़ों को जी लगा के हम बोलते हैं। और मैं तो छोटा था, इसलिए मैंने शिवाजी का जी हटा दिया और मैंने अपना नाम शिवा रखा। और पिताजी को मैंने कहा, पिताजी मुझे आज के बाद आप मुझे शिवा बोल दीजिएगा। तब से पिताजी मुझे शिवा बोलने लगे। मेरे चाचा ऐसे हुए, पर शिवाजी से शिवा बन गया। और इसी शिवा नाम से मैंने अपना लेखन शुरू किया। जिस दिन देखो 1972 में जिस गांव में मैं नौकरी करने गया था, वो गांव मेरा था देगांव, तहसील मुखेड़, जिला नांदेड़ जी। वहाँ कोई रेडियो नहीं था, गांव में रेडियो नहीं था उस टाइम। अच्छा। मैं अपने ट्रांजिस्टर लेके गया था, उसकी वजह से मेरा जो लगाव है ना रेडियो की तरफ छुप गया। तो कब से आपने शुरू किया था रेडियो सुनना? वैसे तो मैं 1963 से सुनता हूँ रेडियो। जब मैं 7वीं कक्षा में था तब से मैं रेडियो सुनता, क्योंकि हमारे पिताजी को रेडियो का बहुत बड़ा शौक था। जब मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी मुझे पंढरपुर ले गए थे दर्शन के लिए। वहाँ एक दुकान में रेडियो चल रहा था, तो मैंने पिताजी से रोते हुए कहा, मुझे बाजा लेके चलो, बाजा लेके चलो, बाजा लेके चलो। तो पिताजी ने सोचा कि अरे मेरा बेटा जब रो रहा है तो क्या करें, तो तुरंत वो पैदल नांदेड़ जाते, हल्नी से देगलूर पैदल 32 किलोमीटर, फिर वहाँ से बस में नांदेड़ जाते। उसी दिन उन्होंने वहाँ से रेडियो लेके आया, वो रेडियो ये वो क्या बोलते एरियल पे चलता था उस टाइम में हमारे घर में। जी जी जी। तब से मैं रेडियो सुनता हूँ और रेडियो का शौक लगा 1971 या 72 से उसकी तरफ में आकर्षित हो गया। और रेडियो सीलो हमारी नस नस में बसा हुआ है। अब वहाँ से जो साप्ताहिक प्रोग्राम चलते थे, ऐसे साप्ताहिक प्रोग्राम होते थे जहाँ जिसको हम साहित्यिक प्रोग्राम कहते थे। वहाँ जैसे कि महफिल मुशायरा हो, उसमें एक आधी गजल हम यहाँ से भेजते थे, वहाँ से प्रसारित होती थी, फिर उसका गाना ज्वाइंट करके हम भेजते थे। दूसरा प्रोग्राम होता था भाव गीताएं, किसी भी गाने की सेंट्रल आइडिया, मध्यवर्ती कल्पना जिसकी हम यहाँ से भाव लिख के भेजते थे, प्रसारित होते थे। मैं क्या बताऊँ दीदी आपको, आप यकीन नहीं करेंगी, रेडियो सीलोन से मेरे इतने खत शामिल हुए, उसकी कोई गिनती नहीं है। पहला पत्र कब लिखा था आपने? मैंने पहला पत्र 1972 में ही लिखा था। वो मेरा जो पहला पत्र है तो 1973 में वहाँ की जो उद्घोषिका, जिसको हम रेडियो सीलोन की चुलबुली यानी कि बुलबुल बोलते थे, उनका नाम था कीरा तिवारी। उन्होंने पसंद अपनी ख्याल अपना में मेरा सबसे पहला खत शामिल किया था। वो गाना था फिल्म दोस्ती का। वाह। हाँ, कैसा लगा था नाम शामिल हुआ था? अरे बहुत क्या बताए हम तो नाच, उस टाइम तो रात का समय था, रात के 7:30 बजे तो जब गाना शुरू हुआ, नाम हमारा पड़ाया। तो अब तो वो उनमें उस गाँव में छोटे छोटे बच्चों में सब में नाचता रहा। जी जी जी। अभी भी मैं एक मजे की बात बताता हूँ, आज भी वो जो अनाउंसर उद्घोषिका हमारी दीदी है ना, शीला तिवारी, आज भी मुझे याद करती है, और मैं आज भी उनके साथ 50 साल के बाद भी उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ आज। क्या बात है। फिलहाल वो ग्वालियर में अपने 2 बेटे अपने पति के साथ रहती है। उनके 2 बेटे डॉक्टर है, 2 बहुएं डॉक्टर है। आज भी वो मुझे 1 महीने में एक बार फोन करते रहती है।
जी जी जी। तो रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है, ये बताइए। रेडियो से हमने बहुत कुछ सीखा। एक पहली बात बताता मैं, रेडियो सिलोर में एक प्रोग्राम होता था जिसका नाम था हफ्तिक श्रोता। जैसे आपके यहाँ के अभी सप्ताह के श्रोता चल रहा है ना, जी वैसा हफ्तिक श्रोता वहाँ से होता था। उसमें मेरा 1974 में मेरा वहाँ से खत प्रसारित हुआ। तो क्या बताऊँ मैं आपको, तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरे पास 400 से भी ज्यादा खत आए थे दोस्तों से, अनदेखे दोस्तों से, अनदेखे दोस्तों से 400 खत आए थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, पत्रवार्ता बढ़ती गई। और मैंने 72 से लेके 2003 तक हमने हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 12,500 से भी ज्यादा लोगों से पत्र मैत्री कर चुका हूँ। और हिंदुस्तान के बाहर 200 से भी ज्यादा लोगों से मैं पत्र मैत्री कर चुका हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रेडियो की वजह से मेरे पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में मेरे कोई ना कोई दोस्त है, आज भी मौजूद है। ये रेडियो हमारी जिंदगी में, उनको क्या मैं बताऊं, रेडियो सिलोर को मैं अपना धर्म मंदिर मानता था और रेडियो को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, अपना सखा मानता हूँ। इतना महत्व है मेरी जिंदगी में। हमारी महारानी बोलती थी कि हमारी रेडियो जो है ना हमारे लिए स्वस्थ तो नहीं है, क्या बोलती थी कभी कभी। सही बता रहा हूँ आपको। जी जी। एक छोटा सा दिखाई न देने वाला वायरस जो पूरी दुनिया पर कहर ढा रहा है, कोरोना। बचने का एकमात्र तरीका लोगों से दूरी बनाकर रखें, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। शरीर से थूक या छींक के द्वारा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स से संक्रमण की पूरी संभावना रहती है। पर देखने में आ रहा है कि लोग मास्क तो गंभीरता पूर्वक लगा रहे हैं, लेकिन जब किसी से बात करते हैं तो मास्क को गले में टांग लेते हैं। हमारी बात को समझिए और हाँ, घर आकर भी मास्क को यूं ही कहीं भी न रख दीजिए। कपड़े का मास्क है तो धोते रहिए, टिश्यू का मास्क है तो बदलते रहिए। ये है अरपा रेडियो। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो अरपा 90.8 FM पर। मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ और मेरे साथ हैं सप्ताह के श्रोता मास्टर SK पाटिल शिवाजी। जी आप हलिनी नांदेड़ से हैं, तो इस जगह के बारे में हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे। दीदी मेरा एक छोटा सा गाँव है बेटा, बहुत छोटा सा गाँव, जहाँ की आबादी सिर्फ 2,500 के करीबन है। और मेरा जो गांव है ना, लेंडी नदिया के किनारे बसा हुआ, नैसर्गिक सृष्टि से, नैसर्गिक सौंदर्य से सजा हुआ गांव है। मेरे गांव के प्रति मैं आपको 4 लाइनें बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा गांव हमारा, छोटी छोटी बातें। छोटा सा गांव हमारा, छोटी छोटी बातें, हम देहाती करते सदा मीठी मीठी बातें। हम देहाती करते सदा मीठी मीठी बात। ये मेरे गांव की पहचान है, ये मेरी पहचान है, मेरे परिवार की पहचान है। क्या बात है। हमारा जो जिला है ना, हमारे गांव से तकरीबन 140 किलोमीटर दूरी पे है नांदेड़ जिला। नांदेड़ जिला, नांदेड़ यानी कि ऐतिहासिक नगरी है। वहाँ गुरु गोविंद सिंह की समाधि यानी गुरुद्वारा, जो 5 तख्त है ना, उनमें से एक नांदेड़ में भी तख्त है। और वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ नांदेड़ शहर है। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। हम पर्व काल में, पुण्य काल में हम वहाँ जाके स्नान भी करते हैं गोदावरी में जाकर। और गोदावरी की जब मुझे याद आई तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल जी। ये घटना है 1973, जब मैं किसी ऑफिस के काम से नांदेड़ गया था। मेरा तो ये पहले से शौक था ऐसा, जब भी मैं नांदेड़ जाऊँ कि गोदावरी का स्नान करूँ। मैं गोदावरी नहाने गया तो उसमें मैं देखा तो वहाँ 4 बच्चे गोदावरी नदी में डूब रहे हैं और एक बच्चा किनारे पे हर एक के पाँव पड़ रहा है, भैया मेरे भाई को बचाओ, भैया मेरे भाई को बचाओ, भैया मेरे भाई को। मैंने आओ देखा ना था देखा, तुरंत मैंने नदी में छलांग लगाई और मैंने 2 बच्चों को बचा लिया। और 2 बच्चों को बचाने का जो मैंने काम किया वो आज भी मुझे याद है। और बताओ, वो यवतमाल के बच्चे जो बच गए, उसके बाद मुझे हल्दी मिलने के लिए 2 बार आए थे। उन्होंने अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने भी मेरे पास हाली मेरे गांव आए। तैरने में मैं बहुत बड़ा, पहले से बहुत बड़ा माहिर हूँ तैरने में, क्योंकि मेरे गांव के पास से जो नदी जाती है ना, वो भर के जाता है ऐसे, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाढ़ जो बाकी है महापुर बोलते हैं, उस महापुर में बाढ़ में भी हम हमेशा तैरते रहते हैं। मछली की भांति तैरना हमारा काम है।
बिल्कुल। तो और इसके अलावा आसपास और कौन सी जगहें हैं जहाँ घूमने जाया जा सकता है, और घूमने का जो समय है, उचित समय, मतलब साल में किस समय पे वहाँ पर घूमने जा सकते हैं कि मौसम भी अच्छा हो और हाँ। सारी चीजें देखने को मिले? हाँ, हमारे यहाँ से उदगीर, जहाँ मैं रहता हूँ, उदगीर में घूमने के लिए अच्छे। यहाँ एक ऐतिहासिक किला है। 1760 में निजाम और मराठियों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, युद्ध हुआ था। ये उदगीर, यहाँ उदगीर का किला, यहाँ उदगीर के किले में जो उदागीर बाबा की समाधि है, उदागीर बाबा की समाधि के लिए यहाँ से लोग, ढेर सारे लोग समाधि का दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ के 12 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव है, उसको प्रति पंढरपुर बोलते हैं। प्रति पंढरपुर यानी पंढरपुर जो है ना, वारकरी संप्रदाय, क्योंकि मैं खुद वारकरी संप्रदाय से हूँ, मैं हर महीने की वारी पंढरपुर करने जाता हूँ। हर महीने की, ये कोरोना की वजह से 19 वारियां मेरी डूब गई। हर महीने एकादशी के दिन मैं पंढरपुर में रहता हूँ पांडुरंग के दर्शन के लिए। वैसे प्रति पंढरपुर यहाँ डोंगर शेल्की बोल के उदगीर से 10-12 किलोमीटर के गाँव है, और वहाँ हर एकादशी को बहुत बड़ा मेला लगता है। आप कभी भी आइए, किसी को भी आना है तो मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे आके मिल जाइएगा। मैं आपको वहाँ का दर्शन करने के लिए मैं खुद लेके जाऊंगा, और आपको किले का भी दर्शन मैं कराऊंगा पूरा 1 दिन का। जी, बिल्कुल। बहुत जल्दी मैं प्लान बना के आती हूँ और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लेकर आऊंगी। आप अगर आओगे तो आपका स्वागत है हमारे गरीब खाने में। अगर आप आओगे तो हम आपके बेटी की तरह आपका स्वागत करेंगे। अपनी बेटियां मान कीजिए। तो हलिनी नांदेड़ जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आप? सब किसान लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ जी। तो जिसको किसान को यूं ही राजा क्यों कहा गया है? हाँ जी, किसान को राजा इसलिए कहा गया है, वो खुद मेहनत करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है। और वो दूसरी बात मैं बताऊँ तो हमारा जो गांव है ना जी, इतना छोटा सा गांव है, फिर भी यहाँ गांव में आज भी 1955-50 साल के पहले की जो बातें हैं जी, जो एटीट्यूड से पहले की जो मानवता है, इंसानियत है, जो पहले के फर्ज आज भी हमारे गांव में घर चला। वाह, क्या बात, पहली बात। हाँ, क्या बात। दूसरी बात मैं और एक मजे की बात बता रहा हूँ हमारे गांव में, और मजे की बात और एक बताता हूँ मैं जहाँ भी नौकरी करा, मैं खुद जहाँ भी नौकरी करा, ये गाँव में 14 साल चला, वहाँ कोई इलेक्शन होने नहीं दिया। मैं विरोध सरपंच था। उसके बाद मैंने रावलपुर में नौकरी की 14 साल, वहाँ भी 10 साल में कोई इलेक्शन नहीं, कोई नहीं। मैं लोगों को जो समझाता था कि भाई ऐसे इलेक्शन के मामले में पढ़ने की जगह आप अगर विरोध चुनाव हो जाए तो गांव में एकता रहती है, गांव का एकता रहने से बाहर के लोग भी गांव में आ जाएंगे। गांव को कुछ आदर्श देना, इसलिए मैं जहाँ भी नौकरी करता आगे थी, वहाँ मैंने गांव में ग्राम पंचायत हो या कोई सेवा सहकारी सोसाइटी का हो, कोई चुनाव होने नहीं दिया कभी, बिन विरोध। अच्छा, विरोध, क्योंकि लोग भी अपन को मानते थे। क्योंकि मैं बोलता था, देखो मैं मेरे लिए नहीं हूँ, मैं आपके लिए हूँ। ये जब लोगों के बारे में धारणा बैठ गई, ये मास्टर अपने लिए नहीं है, हमारे लिए, गांव के लिए, इसे लोग मानते थे। जी जी जी। ई श्रम कार्ड बनवावा और 2 लाख रुपया के बीमा फोकट में फ्री में पावा। जम्मो संगवारी मन, दाई मन, दीदी मन, भैया मन, बहनी मन ध्यान देवा। अगर आप मन के उम्र 16 से 59 साल के बीच में हवै और आप कोनो भी प्रकार के काम बूता करैया हवा, जैसे खेती किसानी वाला मजूर, नरेगा मजूर, रेजा कूली, घर के बूता करैया बाई, रिक्शा चलैया, ठेला में कुछ भी सामान बेचैया, सब्जी बेचैया, चाट ठेला वाले, चाय बेचैया, सफाई कर्मचारी, गार्ड, कोनो होटल में नौकर या वेटर के काम करैया, कोनो दुकान में नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चलैया, ड्राइवर, साइकिल मैकेनिक, पंचर बनैया, नाई, मोची, दर्जी, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, घर पोतैया, ऐसे कुछ भी काम करत हो ता आप मन के ई श्रम कार्ड बन सकत है। कार्ड बनवाए बर अपन लखठा के कोनो भी चॉइस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस में जाके केवल अपन आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर बताए बर परही। और आप सब झन के ई श्रम कार्ड फोकट में हो संगवारी हो, आप मन सही सुने हो, ई श्रम कार्ड फोकट में फ्री में बन जाही।
अब ई श्रम कार्ड के का फायदा है तेन ला घलो जान लेवा। ई श्रम कार्ड बनावते छी आप मन के 2 लाख रुपया के मुक्त बीमा हो जाही। सरकार हा जेतका सामाजिक सुरक्षा योजना चलात है ओ सब्बो योजना मन ला यही कार्ड ले जोड़े के तैयारी चलत है। एकर बाद आगू आए वाले समय में सरकारी योजना के लाभ लेहे बर ई श्रम कार्ड अब्बड़ जरूरी हो जाही। ऐसने है भविष्य में राशन कार्ड ला घलो यही कार्ड ले जोड़ दीही। तेकर बाद देश के कोनो भी लट्ठा के राशन दुकान ले घलो राशन मिल जाही। ई श्रम कार्ड बनवाए के अतेक अकन फायदा है अउ ए हा फोकट में बनत है। तो आपो सब्बो झन जावा लट्ठा के लोक सेवा केंद्र में अपन जम्मो परिवार के फ्री में ई श्रम कार्ड बनवावा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अर्पण 90.8 एफएम पर। मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं सप्ताह के श्रोता मास्टर एसके पाटिल शिवाजी। शिवा जी नहीं शिवा। जी मैं तो जी लगा कर ही बोलूंगी क्योंकि मुझसे तो आप बड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। जी तो रेडियो सुनने के अलावा और क्या क्या शौक है आपके, क्या क्या पसंद है आपको? हाँ देखिए मैंने तो ढेर सारे शौक पाल के रखे हैं अपनी जिंदगी में। तैरना मेरा सबसे बड़ा शौक है। हाँ? जी। तो दूसरी बात भ्रमण करना तो मेरा सबसे प्रिय शौक है। वो क्या है, रेडियो सीलोन से जो हफ्ते श्रोता प्रोग्राम चलाना, उससे मैंने इतने ढेर सारे दोस्त बनाए। उसकी वजह से मैंने पूरे भारत का 3 बार भ्रमण किया है। क्या बात, क्या बात। भारत में ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है या कोई नैसर्गिक सौंदर्य से सजी हुई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे कदम नहीं पड़े हैं, जहाँ मैंने दर्शन नहीं किए हैं। जी और ऐसी कोई धार्मिक जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा चुका हूँ। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, मैं कहाँ नहीं गया तो मैं वाराणसी नहीं गया, काशी और रामेश्वर नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा उसूल था, जब तक माता जी पिताजी है तब तक अकेले वाराणसी या रामेश्वर नहीं जाना है तो पिताजी माता जी को साथ लेके जाना। जी। इसलिए मैं वाराणसी में जाके भी मैंने वहाँ के दर्शन नहीं किया। अच्छा। माता पिता साथ में। ऐसी कोई ऐतिहासिक स्थल या धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ मैंने आज जाके दर्शन किए। श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा मडगांव से लेके जलपाईगुड़ी तक। जी कोई एक ऐसी जगह जो आपको लगता है कि नहीं मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये बचा हुआ, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, कहीं की भी हो, कोई ऐसी जगह जो आप जाना चाहें? अभी मैंने आपको कहा था ना, रेडियो सीलोन जो है ना, मेरे लिए रेडियो श्रीलंका हमारे लिए धर्म मंदिर है। जी। तो एक दिन मैं वहाँ जाके दर्शन करूंगा, माथा टेकने जाऊंगा। रेडियो सीलोन के जो स्टूडियो है ना वहाँ, हाँ, एक जमाने से बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध है, वहाँ जाने की मैं सोच रहा हूँ। इसलिए मैं हमारे बेटे ने वो क्या पासपोर्ट मेरा और हमारी महारानी का दोनों का ही पासपोर्ट बना के रखा है। मेरे बेटे भी अब अच्छी पोस्ट पे है। मेरा छोटा बेटा जो दुबई में है ना, एक कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर इंटरनेशनल कंपनी में। जी। बहुत ढेर सारी उन्होंने 5 साल की कमाई में यहाँ 50 लाख खर्चा करके मुझे एक मकान बना के दिया। 1.5 करोड़ का मकान मुंबई में लिया। हाँ, अब देखो, अब बच्चे भी सब कमाई कर रहे हैं। जी। अब वो भी कहता है कि हम तुमको एक दिन भेज देंगे। कहाँ? और एक मजे की बात बताता हूँ तुम्हें। जी। जिस रेडियो स्टेशन पे मैंने 32-33 साल तक मैंने सहयोग किया, रेडियो श्रीलंका को, रेडियो सीलोन को। जी। वहाँ के एक अनाउंसर थे, अभी भी है। उस टाइम में जो अनाउंसर थे उनका नाम था विजय शेखर। जी। कोलंबो निवासी, श्रीलंका निवासी, सियाली भाषी विजय शेखर। जी। तो उनकी एक चाहत थी कि मुझे मिलने की। तो उन्होंने हर एक को कहा कि मुझे एक न एक दिन हिंदुस्तान जाके मास्टर एसके पाटिल से मिलना है। उन्होंने मुझे 2009 में जब हमारे पास छोटे छोटे मोबाइल आए थे, मोबाइल से उन्होंने मुझे फोन किया कि मास्टर जी मुझे कभी ना कभी मैं आपसे मिलने आऊंगा। बस भगवान की इतनी इंतजार है कि आपके मिलने पर अगर मुझे नहीं उठाना, उससे मैं दिन भर रोता रहा। मैं उनकी आत्मीय भावना देखकर। जी। फिर उनको आने में 6-7 साल लगे, क्योंकि वो अपाहिज आदमी थे, अपाहिज से बिछाए आने के लिए कोई किसी का तो साथ था, उनका बेटा नहीं था। जी। तो बेटी बात गई हुई थी,
तो किसी एक दोस्त को लेके 2016 में मेरे पास आए, मेरे यहाँ रहे, 12 दिन मेरे यहाँ रहे और उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या कहा बताओ आपको? मास्टर जी बोले, गुरुजी आप जिस स्कूल में पढ़ चुके हो उस स्कूल का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैंने बताया मैं जिस स्कूल में पढ़ता था हमारे गाँव के, अब वो स्कूल नहीं ना, वो स्कूल तो पहले झोपड़ी में होता था। जी जी जी। अब वो तो बोले जो बन गया उस स्कूल में, तो वहाँ लिखा हुआ था प्राथमिक शाला हल्नी, तालुका मुख्य, जिला नांदेड़। वो फोटो में सबके विद्यार्थी, वहाँ के टीचर, हमारे सबके साथ वहाँ से तस्वीर लेके ले गया। मुझे मिलने के लिए हिंदुस्तान से तकरीबन आज तक 125 से भी ज्यादा श्रोता मेरी छोटे गाँव में आ चुके हैं मुझे मिलने के लिए हिंदुस्तान से। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक मेरा सबसे बढ़िया शौक बताता मैं आपको, मेरा सबसे बढ़िया शौक रहा गजलें लिखना, कहानियां लिखना, कविता लिखना। हाल ही में क्या अपने लॉकडाउन में मैंने ढेर सारी गजलें लिखी हैं। आपके पास जो प्रोग्राम मैंने बना के भेजा था ना, जी जी जी, वो श्रोता उनकी कलम से, वो लिखने का बहुत बढ़िया छंद मुझे पढ़ लेते हैं। कोरोना के बारे में मैंने जो गजल लिखी थी उनमें से 4 लाइन बताऊंगा मैं आपको। जी जी। ये गलियां ये चौबारे, ये गलियां ये चौबारे खामोश है भाई, ये गलियां ये चौबारे खामोश है भाई, घर के बाहर कदम कभी न रखना मेरे भाई, घर के बाहर कदम कभी न रखना मेरे भाई। ये जो गजल मैंने लिखी थी, गजल आपके यहाँ से भी, फिर ऑल इंडिया रेडियो से भी और इस स्टेशन से प्रसारित हुई थी। जी जी लिखने का बहुत बढ़िया शौक है मुझे। जी बहुत बहुत बढ़िया। मानसिक रोग से जुड़े रोगियों से बात करें, बातें नहीं। अरे मालूम है, वर्मा जी का बेटा ना पागल है। क्या हुआ उसे? अरे वो मनोचिकित्सक के पास जाता है। अरे बेवकूफ, वो पागल नहीं। जैसे हमें सर्दी बुखार होता है ना, वैसे ही उसे मानसिक रोग होगा। हम इस तरह की बातें करते हैं ना, इसीलिए तो लोग मानसिक रोग बताने से डरते हैं। आप लोग भी याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा ही इंसान ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपकी जिंदगी चलाने लगेगा। अच्छा बताइए, कुर्सी खरीदते वक्त हम कितनी सारी कुर्सियां ट्राई करते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी चुनते वक्त भी तो ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए ना। और हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि काश आपकी बात हर किसी को समझ आती तो कितना अच्छा होता, याद रखिएगा हर कोई आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, इसलिए आप भी बात करिए, बातें नहीं। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में, जिसमें आज सप्ताह के श्रोता हैं मास्टर एस.के. पाटिल शिवाजी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो अरपा से जुड़ना आपका कैसे हुआ और कब से सुन रहे हैं रेडियो अरपा? रेडियो अरपा से जुड़ना एक ऐसी घटना हो गई। मैं आपके रायपुर में कम से कम मेरी जिंदगी में रायपुर में 8 बार मेरी एंट्री है जी। मैं वहाँ एक प्रोग्राम में 2 साल पहले, फिर उसके साल पहले मैं हर प्रोग्राम में वहाँ आता था। जो हमारे अजीज दोस्त है, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कृत टीचर है ना, जी जी जी, हाँ, परसराम जी साहू, हाँ जिगरी दोस्त है। मैं उनके बेटे की शादी में गया, जब भी बुलाते हैं वो तो मैं पहुंच जाता हूँ। तो वहाँ मैं सम्मेलन में गया था। वहाँ सम्मेलन में अनिस भाई से उतना परिचय तो नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात हो गई। हो सकता है आपसे भी मुलाकात हो गई होगी वहाँ। हो सकता है संजय जी से भी वहाँ मुलाकात हो गई होगी मेरी, लेकिन याद नहीं है ना मुझे। तो वहाँ मैं अपने साथ अपने दोनों दोस्तों को जो रेडियो सिलोन के बहुत पुराने, जिनको आवाज की दुनिया के जादूगर के नाम से जाना जाता है, वो मनोहर महाजन जी, और मीठी आवाज के बादशाह जिसको हम ऋतु सुदन कुमार अलाहाबादी, उनके साथ में वहाँ था। मेरा जो नंबर मास्टर परसराम साहू जी से अनिल भैया ने लिया, और इस मितान को उन्होंने फोन करके कहा कि भैया आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। अच्छा। तो उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए अरपा से जुड़ा। अरपा रेडियो की प्रगति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। जी। कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको अरपा के?
अरपा की ये फिलहाल 2-3 ही प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। अब ये सप्ताह के श्रोताओं जी। की कलम से और शीर्षक की तो हमेशा सुनता हूँ ना वो भी। हाँ। अच्छा। वो भी वो क्या अब बंद कर दिया ना उन्होंने, अनिश भाई ने, वो भी प्रोग्राम सुनता था मैं। अनीश हाँ, के तो- संग मितान मन के पसंद। हाँ। अच्छा, तो आपको हफ्ते के श्रोता कार्यक्रम बहुत पसंद है और इस बार हफ्ते के श्रोता आप हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। जी। अंधेरे में एक चिराग जला के देखा हमने, अंधेरे में एक चिराग जला के देखा हमने, खुद अपने आप को आपके साथ पा लिया हमने, खुद वाह, अपने वाह, आप को अरपा के साथ पा लिया हमने, अपने आप को अरपा के साथ पा लिया हमने। क्या बात, क्या क्या अरपा बात। के अच्छा संबंध हो गया। जी। अब भविष्य में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगली बार जब भी मैं रायपुर आऊंगा, आनंद भाई से मिलूंगा, आपको भी मिलूंगा, संध्या मैडम से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। ये मेरा वादा रहा, मैं वादा करता हूँ नहीं, पहले निभाता हूँ। जी जी जी। ये मेरी खुद ही रही आज तक मैंने जिसको भी वादा किया हिंदुस्तान के अंदर, मैं जी। उनसे जाके मिल चुका हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये सवाल मैं सभी श्रोताओं से करती हूँ कि अगर आपको अरपा रेडियो पर कोई एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे? आप जो भी कार्यक्रम मुझे देंगे मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि अच्छा। मैं मास्टर हूँ। नहीं, मैं मास्टर हूँ, मुझे वो कला अवगत है। मैंने आज जब आपके पास ऑडियो बना के जब आपके पास भेजा, आपको वो ऑडियो पसंद आए, इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं कोई भी प्रोग्राम करने के लिए उचित समझूंगा खुद को। हाँ, जी, ना जी। नहीं कहना चाहिए। हाँ में यानी कि पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। जी जी। हाँ तो आज सप्ताह के श्रोता में हमारे साथ हलिनी, नांदेड़, महाराष्ट्र से मास्टर एस.के. पाटिल शिवाजी हैं, शिवा। जिनसे बहुत सारी बातें हमने की और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम के लिए, अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। रेडियो अरपा का शुक्रिया, रेडियो अरपा को धन्यवाद। अरे आपको तो यहाँ से कुर्निसात के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत हाँ अच्छा जी, हाँ लगा आपसे बात करके। अच्छा, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। जय हरि विठ्ठल। तो श्रोताओं, ये थे सप्ताह के श्रोता मास्टर एस.के. पाटिल शिवाजी, हलिनी, नांदेड़, महाराष्ट्र से। और जाहिर सी बात है, इनसे बहुत सारी बातें हमने की जो आपको पसंद आई होंगी। अगली बार किसी नए श्रोता के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सप्ताह के श्रोता, एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।